आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। अर्थात इंतज़ार करके समय व्यर्थ मत कीजिए। मंजिल की ओर कदम बढ़ाने के लिए आज से और अभी से अच्छा कोई समय नहीं होता। धन्यवाद। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिनका लीडर एक भेड़िया है, बल्कि मैं भेड़ियों की उस सेना से डरता हूँ जिनका लीडर एक शेर है। शायद ये शब्द सिकंदर ने राजा पुरु से युद्ध के बाद ही कहे थे। तो आइए देखते हैं सिकंदर का आगे का सफर। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर भोले भाले भारतीय राजाओं को बंधक बनाते हुए अंत में सिकंदर ने गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी पर हमला किया। आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत करते हुए पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास सिकंदर के समक्ष समर्पण करने का संदेश पहुंचाया। पोरस एक महान योद्धा थे। उन्होंने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार करते हुए युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। उनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संपन्न में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस ने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने कुकराइनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को कुकराइनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सबरवाल उपजाति का था और कुकराइन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम नदी को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हिडेस्पिस कहते हैं। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपनी चुनी हुई सेना लेकर झेलम की ओर निकला, परंतु पोरस ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था। झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी और यहाँ पर पुरु का अपने भौगोलिक क्षेत्र से परिचित होना काफी काम आया। आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम सुप्रभात के अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार, आज के लर्निंग कॉर्नर में हमारा टॉपिक है विशेषण। आइए एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन में विशाल मुगल गार्डन है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की अनेक किस्में हैं। हर वर्ष यह फरवरी मार्च तक आम दर्शकों के लिए खुलता है। यहाँ आकर्षक फव्वारे भी हैं। दर्शकों का मन इस सुंदर बाग को देखकर प्रसन्न हो उठता है। इस अनुच्छेद में विशाल, रंग बिरंगे, हर, आम, आकर्षक, सुंदर ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हैं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा, चतुर, भोला, सुंदर,
आसमानी, कोमल आदि। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खट्टा नींबू, इसमें नींबू विशेष्य है और खट्टा विशेषण। इसी प्रकार से विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कैसा या कितना ऐसे प्रश्न करें। जैसे काली बिल्ली, कुछ लोग, रसीले आम, 5 केले। कैसी बिल्ली? काली। कितने लोग? कुछ। कैसे आम? रसीले। कितने केले? 5। विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य से पूर्व भी हो सकता है और बाद में भी। जैसे सेब मीठा है, लंबा आदमी भाग रहा है। पहले वाक्य में विशेषण मीठा विशेष्य सेब के बाद में आया है, जबकि दूसरे वाक्य में विशेषण लंबा विशेष्य आदमी के पूर्व में है। अभ्यास कार्य, आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से विशेषण छांटकर विशेषण शब्दों को लिखिए। प्रश्न नंबर 2, आपके परिवेश में आसपास जो भी संज्ञा चीज़ें हों उन चीज़ों के बारे में 2-2 विशेषण लिखिए और ये कार्य करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।